Start. नेक्स्ट, अब हमारे पास जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेव्स के बारे में। बोस एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले वेव्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। वेव क्या होता है? पढ़े हो ना, 9th या 10th में हमारे पास वेव था। कुछ तो ऐसे कर रहे हो, कुछ तो बताओ। क्या? ये भी सही है, हाँ। अरे लिखे हैं क्या? जब लिख चुके इसलिए सोच रहा, देखिए ऐसी सी झग रहा है, क्या है भाई? देखो, जब हम बोलते हैं, देखो वेव क्या है? एक हमारे पास फेनोमेना है ट्रांसमिट करने, एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहां से लिखा हुआ है क्या? वेव इज हमारे पास पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू द पेस विदाउट द मूविंग ऑफ मैटर। जैसे देखो, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे आ जाए तो भाई कितना बज रहा है। देखो हमारे पास कम से कम एक तो कुछ नहीं सुने होंगे, कम से कम लाइट एक वेव होता है, साउंड एक वेव है। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो विदाउट, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि हम बोले और वहां पे कैमरा लगा, कैमरा टूट के नीचे गिर गया। हम बोल रहे हैं तो लगभग नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट जो होगा वो किसी भी जो यहाँ पे मैटर होगा उसको विदाउट डिस्टर्बेंस वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एनर्जी हमारे पास एक से दूसरी जगह ऐसो ट्रांसमिट होगा विदाउट जो हमारे पास बीच में जो सब्सटेंस होगा या मैटर होगा उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। जैसे लाइट अगर आ रहा है, लाइट अगर आ रहा है, जैसे वो लाइट अगर उधर से सनलाइट आ रहा था तो जो कर्टेन है, ऐसा नहीं है कर्टेन में अगर उधर से कॉलिजन हुआ, टकरा के टूट गया। सन अगर हमारे पास, सन अगर हम ओपन में है तो सन अगर हमारे सर के ऊपर है तो सनलाइट जब आए तो चिपक गए हम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो एनर्जी तो ट्रांसमिट कर रहा है। अब उसी में हमारे पास क्या है कि ये एक वेव है। अच्छा, इससे एक और डायग्राम हमने अगर एनिमेशन ऐड किया है, नहीं इधर हमारे पास है, कोई बात नहीं। अब दूसरा देखना हमारे पास पीरियोडिक। पीरियोडिक क्या होता है कि हमारे पास एक जैसा, जैसे सारे गामा पा बोलते हैं, पूरा जो 7 सुर है वो 7 के बाद फिर से शुरू हो जाता है 1 से। उसी तरह हमारे पास जैसे कैसे, अगर ये अब हमारे पास एवव है, ये बिलो, फिर एवव, फिर से बिलो, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है कि अपने अपने कोई भी नेचर होगा, अगर एक टाइम के बाद रिपीट करना, कोई भी नेचर जो अब एक टाइम के बाद अगर रिपीट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। एक टाइम के बाद हमारे पास मोशन क्रिएट होगा। तो उसमें हमारे पास वेव का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला हमारे पास है वेवलेंथ, वेव का लेंथ, वेवलेंथ। अब ये सिंपली क्या होता है, देखो हमारे पास अगर एक वेव है तो हमारे पास अगर हमारे पास ये वेव ट्रैवल कर रहा है तो इसका अगर हमारे पास ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, अगर ये हमारे पास है वाई एक्सिस या वाई, ये वाई मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस मानते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, हमारे पास ये अप और डाउन होगा, और एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो हाइट गेन करेगा तो मैक्सिमम हाइट होगा, और एक होगा हमारे पास नीचे माइनस वाई में मिनिमम हाइट। तो अगर हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है उसको क्रस्ट बोलते हैं और मिनिमम को ट्रफ बोलते हैं। तो दो कंटिन्यूअस क्रस्ट और या फिर हमारे पास दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगा, ये देखो ये हमारे पास दो मिनिमम, ये दो मिनिमम के बीच जो लेंथ होगा इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। और या तो हमारे पास दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये भी वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ को इंडिकेट करते हैं हमारे पास लैम्डा से। अब ये तो हमारे पास बाय डेफिनेशन हो गया। अब यहां से दूसरा समझना, अगर हमारे पास एक साइकिल बना रहे, देखो आपने पेन तो यूज किया होगा स्प्रिंग वाला, टिप 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 स्प्रिंग में निकाला होगा। स्प्रिंग में अगर देखोगे तो वो हेलिकल ऐसे जाता है, ये ऐसे। तो अगर हमारे पास अगर ये स्प्रिंग अगर हमारे पास है, अगर ऐसे है तो उसको ऐसे करना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना, काइंड ऑफ इसी तरह दिखेगा।
तो वेव जो ट्रैवल होता है वो ऐसे ही होता है, हेलिकल पाथ, तो वो सर्कल बनाते रहता है, एक सर्कल। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो एक सर्कल का लेंथ होता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं, इसको जो हम लोग सिंपली अगर रिंग बनाए, जैसे इस पॉइंट से हमने लिया तो ये हमारे पास ऐसे हुआ फर्स्ट, फिर अगर हमारे पास ये आगे बढ़ाने के बजाय अगर गोल कर दे तो यही हमारे पास एक लूप का लेंथ हो गया। तो वेवलेंथ कुछ नहीं होता है, दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ बोलेंगे। मगर हमारे पास वेव का एक साइकिल, दूसरा डिफिनेशन जो हो सकता है, वेव का एक साइकिल फॉर्म करने में जो लेंथ रिक्वायरमेंट होगा वही हमारे पास वेवलेंथ होगा। आप जो डिस्टेंस यहां से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है दो कंटिन्यूअस टफ या कंटिन्यूअस टफ के बीच, टफ के बीच लो। आप यहां से और यहां से देखो, ये एक हाफ साइकिल हो गया, ये हाफ साइकिल हो गया, हाफ साइकिल मिलाओगे एक पूरा सर्कल बनेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होता है वो भी वेवलेंथ होता है। तो कहीं से आप ये लेंथ आप यहां से भी बना सकते हो, यहां से ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होगा वो वेवलेंथ होगा। मगर बाय द डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो हमारे पास दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगा वही होता है हमारे पास वेवलेंथ। और लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है, लेंथ को जो हम मेजर करेंगे वो हमारे पास यूनिट क्या होगा, मीटर। वेवलेंथ का भी हमारे पास मीटर होता है, मगर हमारे पास ये जो मीटर में हमारे पास मेजर नहीं करते हैं, वो हमारे पास मेजर करेंगे एंगस्ट्रॉम में। क्योंकि ये मीटर में, जैसे देखो अगर लार्ज डिस्टेंस होगा तो हमारे पास मीटर या किलोमीटर में मेजर करेंगे। मगर ये जो हम बोल रहे हैं या कोई भी वेव क्रिएट हो रहा है तो ये जो हमारे पास लूप बनता है वो बहुत छोटा बनता है। या फिर ये वेव जो बना रहे हो ना, ये जो हमारे पास दो कंटिन्यूअस क्रस्ट या ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटे डिस्टेंस को हम लोग जो मेजर करेंगे वो नैनोमीटर, और अगर 10 टू पावर -10 अगर मीटर ले लिए तो इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा या अगर हम सिग्निफिकेंट जहां पे मेजर करेंगे वो 10 टू पावर -9 या 10 टू पावर -8 में मेजर करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं 10 टू पावर अगर -10 है तो उसको 1 एंगस्ट्रॉम। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, -9 10 टू पावर माइनस अगर 9 है तो 9 हो गया, तो नैनोमीटर याद करो। अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक दिन बताया था। तो वेवलेंथ क्या है, अच्छा ये हमारे पास सिंबल होगा इसका लैम्डा। दो लैम्डा होता है, एक कैपिटल लैम्डा इसको बोलेंगे और स्मॉल लैम्डा ये होगा। ये आगे आपको एक बार और पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ये टर्म्स फिर से देखेंगे, मगर वहां पे जो रिप्रेजेंट करेगा कुछ डिफरेंट होगा। वेवलेंथ क्या है, इट इज अ लेंथ ऑफ टू कंटिन्यूअस क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ वेव। एक और क्या हमने बोला, इट इज अ लेंथ ऑफ अ साइकिल ऑफ अ वेव। It is a length of complete length, sorry, it is a length of a cycle of a wave। जो हमारे पास एक वेव होगा उसका एक साइकिल का जो लेंथ होता है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ। इट इज measured in meter, centimeter, mm, nanometer and angstrom etc। यहां पे लिख लेना, अगर हमारे पास 10 टू पावर -9 मीटर है तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 नैनोमीटर। अगर 10 टू पावर -10 मीटर अगर हो गया तो ये हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। -a नहीं लिखते, A0 है ये, -8 का कोई मतलब नंबर नहीं, तो उसका कोई हमारे पास एब्रिविएशन था। 6 के बाद डायरेक्ट 9 पे आते हैं।
अगर उस तरह करना चाहोगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिख सकते हो। और ये भी क्या आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रम। ये अगर हम मीटर को सेंटीमीटर चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घटेगा, तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा रहेगा, या सेंटीमीटर में भी आपके पास कैलकुलेशन रहेगा, तो वहां पे आपको आना चाहिए। ये डायग्राम जरूर बनाना। एंगस्ट्रम 8⁻0, जीरो नहीं लिखते, वो सिंबल है वो। अब बोल, क्रस्ट और ट्रफ। हमारे पास 2 कंटिन्यूअस क्रस्ट या 2 कंटिन्यूअस ट्रफ के बीच जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा, वही हमारे पास वेव लेंथ कहलाता है। और ये भी जान लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जितना हमारे पास ये डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी कम होगी। चाहे आप वो साउंड बोल रहे हो, कोई भी साउंड है, अगर वेवलेंथ ये जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी कम होती है, जितना क्लोज होगा उतना एनर्जी हमारे पास हाई होता है। एंगस्ट्रम, क्या इसका नाम, इसका इसका तो मेरे पास नहीं, मतलब जनरली ये एक यूनिट है। पता नहीं, ये अब मेरे को पता नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हो सकता है उनके नाम पे रखा हुआ, मगर मेरे को नहीं कंफर्म पता। क्लियर? तो पहला एक याद रखना कि वेवलेंथ सिर्फ हमारे पास क्रफ्ट और हमारे पास ट्रफ से निकले को जरूरी नहीं है, कहीं से भी एक साइकिल कंप्लीट करना है। अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास वो वेवलेंथ के बराबर होगा। बस हमें वेव का एक साइकिल कंप्लीट करना है। और ये याद रखना कि वेव ऐसे ट्रैवल नहीं करता, वेव एक्चुअली में ऐसे ट्रैवल करता है, लूप बनता है हमारे पास। बस हम उसको 2D को, सॉरी 3D को हम 2D में जब रिप्रेजेंट करते हैं तब हम वो लूप नहीं दिखा सकते। ये हमारे पास वो, जैसे हमने बोला ना कि स्प्रिंग वायर जो रहेगा वो एग्जैक्टली हमारे पास रिप्लिका है एक वेव का। ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं जाता, वो लूप ही बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है वो थोड़ा सा समझना, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग दिखाएंगे म्यू से। बस वी लगाना और उसके ऊपर उसको कवर कर देना। अब यहां से देखना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ लूप या नंबर ऑफ साइकिल पासेस थ्रू 1 सेकेंड। अब यहां से फ्रीक्वेंसी का नाम पहले भी आपने सुना होगा, जब आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा उसमें आपके पास था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझना इस चीज को। जैसे ये हमारे पास पंखे हैं, तो अगर पंखा को अगर हम यहां से देखने, देखो ये पंखा हमारे पास घूम रहा, तो अगर 1 सेकेंड में ये एक पार्टिकुलर विंग कितनी बार वो क्रॉस कर रहा है, यही हो गया पंखे का फ्रीक्वेंसी। कि हम अब यहां से समझना, अब वेव पे हमारे पास, या फिर अगर गाड़ियां जा रही हैं, और गाड़ियों का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 1 सेकेंड में कितनी गाड़ियां क्रॉस हुई, वो गाड़ियों का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कि नंबर ऑफ कार पासेस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने कार पास करेंगी वही हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो वेव में हमारे पास क्या होता है कि वेव हमारे पास क्या है, एक साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल पास इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में जितने साइकिल हमारे पास पास होगी वही हमारे पास क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा पास होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मतलब हमारे पास ये, इसमें ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा स्पीड होगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अगर गाड़ियां बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है तो 1 सेकेंड एक किसी पॉइंट पे अगर हम खड़े हुए हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां क्रॉस होंगी। तो अगर जिस वेव का जितना ज्यादा हमारे पास स्पीड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा, ताकि 1 सेकेंड में वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या होगा, क्रॉस करेगा। क्या बात समझ में आया?
फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर हमारे पास ये वेव है, अगर ये वेव है, ये ट्रैवल कर रहा था, अगर आप यहां पे खड़े हो, अब यहां से आप देखना चाह रहे हो कि हमारे पास कितना साइकिल क्रॉस हो गया, 1 सेकेंड का आपने टाइमर लगाया और कितना साइकिल, जितना भी साइकिल क्रॉस करेगा वही उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब यहां से देखना, फ्रीक्वेंसी इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल, number of cycle of a wave passes in 1 second. 1 second is known as frequency. अब देखो यहां से फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, म्यू इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम। अब ये जो टाइम लेंगे वो किस में होगा? सेकेंड में। अब यहां से देखो नंबर ऑफ साइकिल, ये तो सिंपली क्या होगा? काउंटिंग, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। अब ये तो काउंटिंग होगा, इसका कोई यूनिट, टाइम का यूनिट तो है। तो अगर टाइम का हमारे पास, तो यहां से हमारे पास अगर यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का, इसका कोई यूनिट नहीं, सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड टू पावर -1। और इस चीज को जो पता किया था वो हर्ट्ज ने पता किया था, उसी के नाम पे हर्ट्ज लिखते हैं। तो पर सेकेंड ही क्या है हमारे पास? हर्ट्ज। इक्वल टू की जगह और की जगह पे और बराबर लिख लो, HZ है ये। फ्रीक्वेंसी क्लियर? किसी पॉइंट पे हम खड़े हैं, वहां से कितने साइकिल क्रॉस करेंगे 1 सेकेंड में, वही उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। देखो डिनोमिनेटर, जब भी किसी चीज का सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर कितना होता है? 1। तो अगर मान के चलो 50 साइकिल पास हो रहा होगा 20 सेकेंड में, तो 50/20 सॉल्व करेंगे तो नीचे जब भी करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? 1। तो नीचे क्या आ गया? 1 सेकेंड। तो हमारे पास 1 सेकेंड में कितने साइकिल पास होगा, वही क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल जो हमारे पास वेव जो ट्रैवल कर रहा है, उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही क्या हो गया? टाइम पीरियड। क्योंकि वेव हमारे पास कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है। तो अगर हमारे पास एक साइकिल का जो लेंथ था वो कितना था? वेवलेंथ ही था। वेवलेंथ क्या था? कहां जा रहे हो 10 टू पावर? अरे ये वेवलेंथ को ही तो हमारे पास क्या था? एक साइकिल का लेंथ। और ये हमारे पास 1 सेकेंड में हमारे पास कितना सर्कल पास करेगा, उसका नंबर। तो यहां से देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो लाइन लिख लेंगे। हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल। बस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वही हमारे पास क्या हो गया? टाइम पीरियड। इट इज अ टाइम required to complete one loop या one cycle of wave। वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही हमारे पास होता है टाइम पीरियड। अब यहां से देखो टाइम बराबर आप क्या लिखते हो? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी लिख सकते हो ना। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस क्या था? वेवलेंथ। हमारे पास वेलोसिटी अगर पता चल जाएगा किसी वेव का तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? टाइम पीरियड। तो ये कुछ नहीं है, जो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स पढ़े हो उसी का हमारे पास है। नेक्स्ट अब हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर हमारे पास जो सिंबल यूज करेंगे उसके लिए वो होता है म्यू बार।
जैसे फ्रीक्वेंसी हमने लिखा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास एक बार लगा देंगे, ये हमारे पास वेव नंबर होता है और ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमारे पास वेवलेंथ का रिसिप्रोकल होता है, जितना वेवलेंथ होगा उसी का जस्ट रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल समझते हो? 2 का रिसिप्रोकल 1/2, तो वेवलेंथ क्या था? लेमडा, तो लेमडा का रिसिप्रोकल 1/λ। लेमडा क्या था? डिस्टेंस ही था। डिस्टेंस हमारे पास अगर हमारे पास आ जाएगा, तो अगर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो वेव नंबर किस में होगा? पर सेंटीमीटर। मीटर में होगा तो पर मीटर। It is reciprocal of, it is a reciprocal of wavelength। तो यहां से सीधा सिंपली लिखना हमारे पास वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ। इसका सिग्निफिकेंट ये हमारे पास कैलकुलेशन में यूज करता है, बाकी बात ऐसे डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है इस चीज का। हाँ बोल बोल, अरे बोल, अरे आधे दूर तक नहीं रुकना है। अरे ये वाला हमारे पास क्या है? हमारे पास वेवलेंथ को किसमें मेजर किए थे? मीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर मीटर में अगर मेजर करें तो पर मीटर, सेंटीमीटर है तो पर सेंटीमीटर। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है ना, अरे वो फ्रीक्वेंसी लिख, इसका जो सिंबल यूज करते हैं ना, इसका तो नहीं है, डायरेक्ट सिंबल यूज करते हैं, इसका रीजन नहीं है। नहीं देखो, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। उसने क्या बोला था कि एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। अब वहां पे एक रिलेशन और निकलेगा, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारे पास जब हम अगर वेवलेंथ मालूम है तो उसी चीज को एक नया नंबर्स में चेंज कर देते हैं। हमारे पास वेवलेंथ अगर पता है तो वेव नंबर में चेंज करते हैं, और वेव नंबर क्या हो जाता है? एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वहां से इसके साथ सिंबल रिलेट कर सकते हैं, मगर वो स्पेसिफिक रीजन नहीं है। क्लियर? और किसी का कुछ? बढ़िया, आ गया। नेक्स्ट देखना हमारे पास एम्पलीट्यूड। जब हमारे पास वेव ट्रैवल कर रहा था तो मीन पोजीशन से ऊपर और मीन पोजीशन से नीचे, जैसे अगर हमारे पास ये वेव था तो नीचे हमारे पास एक एवरेज हाइट से वो नीचे जा रहा था और एवरेज हाइट से ऊपर जा रहा था, तो जो ये हाइट है वही उसका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। दूसरा हमारे पास वेलोसिटी की, हमारे पास कोई भी वेव किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड ये बोल सकते हैं इट इज अ हाइट, और या फिर हमारे पास डेप्थ, हाइट या डेप्थ ऑफ अ वेव। अगर हम मीन पोजीशन से ऊपर बात करेंगे तो वो हाइट हो गया, मीन पोजीशन से नीचे की बात करें तो डेप्थ। ये जो हमारे पास, भाई काहे चाह रहे हो? क्या बोल रहे? डेप्थ नेगेटिव होगा। देखो मीन पोजीशन से, अगर मीन पोजीशन का अगर 0 कंसीडर कर रहे हो तब उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, मगर हमारे पास जितना हाइट होता है उतना ही डेप्थ होता है, तो हम लोग जनरली मोड यूज करते हैं और उतना ज्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे अगर ये वाई एक्सिस है, हमारे पास वेव एक्स एक्सिस में अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है तो वाई एक्सिस जो बताएगा एक्स का हर एक वैल्यू पर हमारे पास वाई पर कुछ हाइट आएगा, वही जो हाइट होगा या फिर हमारे पास डेप्थ होगा वही क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो अगर हमारे पास ये चीज, ये जो हमारे पास हाइट है वही है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और इसको स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। हम क्या चीज? कोई जरूरी नहीं है, हम लोग कैपिटल स्मॉल दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कैपिटल ही यूज कर सकते हैं, बस वो हमारे पास इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं।
देखो अगर हमारे पास मीन पोजीशन यहाँ पे इसका मैक्सिमम है और जहां पे इसका मिनिमम, हमारे पास मिनिमम बोल सकते हैं, डेप्थ या फिर डेप्थ बोल लो, हाई मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम, तो जिस लोकेशन पे ले रहे हो ना उस लोकेशन पे आएगा। अच्छा तुम लोग ने साइन का फंक्शन इसी मैथ्स में साइन का फंक्शन पढ़ा था, उसमें साइन एक फंक्शन है एंगल का, अलग अलग वैल्यू रखोगे तो बढ़ेगा घटेगा। गौर से देखना, साइन का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखोगे तो कितना आएगा 0, 90 रखोगे तो कितना आएगा 1। फिर से अगर 90 से बढ़ाओगे एंगल, साइन का वैल्यू क्या होगा घटेगा। फिर यहाँ पे एंगल 180 लेकर आओ, क्या हो जाएगा 0। फिर 180 से बढ़ाओगे फिर से बढ़ेगा मगर नेगेटिव में आएगा, और बढ़ते बढ़ते ये हमारे पास जो मैक्सिमम आएगा वो 270, फिर हमारे पास घटते घटते 0 पे जाएगा 360। ये भी साइन का फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक बोलते हैं, क्योंकि अपने वैल्यू को क्या कर रहा है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, तो जैसे अगर हम कैसे बोले कि 90 और हमारे पास 270 पे ये +1 होगा तो ये -1, तो अगर वो हाइट का मोड ले लेंगे तो वो वैल्यू एक पॉइंट पे बराबर आएगा। क्लियर, मगर बस ये होना चाहिए कि उसकी एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहां से बोल रहे हैं तो अगर हम बोल रहे हैं तो धीरे धीरे ये एनर्जी क्या होगा लॉस होते चला जाएगा, और कुछ देर के बाद तो आगे पता ही नहीं चलेगा। अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो जितना डिस्टेंस पे ये हमारे पास हाइट हो रहा है एक फिक्स पॉइंट के बाद फिर से वो हाइट रिगेन किया जाएगा। मगर अगर एनर्जी लॉस करेगा तो फिर ये नहीं दिखने को मिलेगा, वो धीरे धीरे सिंक करता चला जाएगा। अच्छा यहाँ कैपिटल ए लिखे थे, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल ए से इंडिकेट करो, मगर वहां पे लिख दिया तो लिखे, स्मॉल ए से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ये फिक्स नहीं है। इट इज अ हाइट नहीं, देखो वो मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा, वो कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू आए वो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम हो को जरूरी। हाइट और डेप्थ ऑफ अ वेव, इतना ही छोटा। और ऐसे भी हमारे पास जो अभी जो पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में, उसमें एम्पलीट्यूड का कोई रूल नहीं है, बस टर्म्स है, मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास, अच्छा यहां से देखो वेलोसिटी, अगर अब दो टाइप का हमारे पास वेव है, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिव के अलावा अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिव लिखेंगे तो वेलोसिटी को c लिखेंगे, अगर कोई दूसरा वेव होगा तो उसके लिए v लिखेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है। अगर हमारे पास जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिव आगे देखेंगे। अगर हमारे पास कोई दूसरा वेव होगा तो उसके लिए सिंपली हमारे पास v यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव, अगर जो हमारे पास कोई भी वेव जिसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वही हमारे पास, अब ये वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला आता है, देखना है हमारे पास, यहां से क्या हो जाएगा, इट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखना, देखो यहां से वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी बराबर ऐसा अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो यूनिट हमारे पास सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा वही उसका क्या होता है वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बाय हमारे पास टाइम। अब देखो यहां से डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ये होता है वेवलेंथ। अब देखो 1 बाय हमारे पास टाइम आया, 1 बाय टाइम मतलब पर सेकेंड पर मिनट, ये किसका यूनिट था फ्रीक्वेंसी का। तो अगर किसी वेव का अगर हमारे पास निकालना, जैसे देखना वापस आना, देखो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ साइकिल पासेस थ्रू इन 1 सेकेंड, हमारे पास साइकिल बाय टाइम, इसका यूनिट क्या रहा था पर सेकेंड। वेवलेंथ का यूनिट क्या था हमारे पास मीटर सेंटीमीटर, जो भी ले लो, अगर ये हमारे पास मीटर में होगा, ये टाइम हमारे फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये पर हमारे पास 1 बाय टाइम को लिख सकते हैं। अच्छा वेवलेंथ एक बार लिख लेते हैं, वेवलेंथ, और 1 बाय टाइम को हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी।
तो वेलोसिटी ऑफ एनी वेव इज इक्वल्स टू उसका वेवलेंथ इनटू हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। दूसरा, अब यहां से देखना, अगर हमारे पास लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, कुछ नहीं सनलाइट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब अभी आगे पढ़ना है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर समझना है तो जो सन का हमारे पास रेडिएशन है या सनलाइट है, वही हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल है। अभी आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेलोसिटी होता है वो फिक्स होता है। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे c से, हमारे पास वेवलेंथ इनटू हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा वो हमारे पास एक ही स्पीड से ट्रैवल करता है, एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, वो है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर, अरे भाई इतना अगर ज्यादा हो जाता तो फिर क्या बात था, 8। सी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर हमारे पास ट्रैवल करेगा। किसी भी ऑर्डिनरी वेव का अगर निकालना है तो फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या आएगा? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका हमारे पास वेलोसिटी हमेशा फिक्स होगा, उसकी एनर्जी कितना है कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी कर दो, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कि दो वेव से एसोसिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक वेव भी होगा और मैग्नेटिक वेव भी होगा। और इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर जब ट्रैवल करेगा तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लिख लिए, यहां से समझना। हमारे पास इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास 3 एक्सेस चाहिए। जैसे अगर हमारे पास यहां से कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास z एक्सिस, ये हमारे पास अच्छा x एक्सिस ले रहे हैं, और ये हमारे पास y एक्सिस। अब मान के चलो कि एक सांप है, वो फ्लोर के सहारे चल रहा है, दूसरा वॉल के सहारे, तो एक दूसरे पर कैसा कितने का एंगल बना रहा है? 90 परपेंडिकुलर। अगर एक सरफेस है ये हमारे पास और दूसरा ये एक वॉल है, तो उस पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे को जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमने एक को वॉल के सहारे जो माना इलेक्ट्रिक फील्ड माने या मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फ्लोर वाले को अगर इलेक्ट्रिक मान रहे हैं वॉल वाले को, तो फ्लोर वाले को मानेंगे मैग्नेटिक या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, जैसे भी रखना है। तो जब एक दो वेव हो और दोनों हमारे पास कैसे होने चाहिए, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक, और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करे तो वो जनरेट करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका जो स्पीड होगा वो लाइट के बराबर होगा, और वो कुछ नहीं है जो आप लाइट देख रहे हो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बस वो पार्ट आप देख पाते हो तो उसका एक और नाम देते हैं विजिबल। जैसे देखना, ये हमारे पास, अच्छा ये एनिमेशन नहीं है, एक एनिमेशन ऐड किए थे, कोई बात नहीं, यहां से देखें। ये हमारे पास रेड वाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, ये ब्लू वाला हमारे पास मैग्नेटिक वेव है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक वेव हमारे पास इधर बाहर की निकल रहा है और ये परपेंडिकुलर, मान के चल सकते हैं ये सरफेस है और ये हाइट है, ये हमारे पास मान सकते हो कि ये हमारे पास कंसीडर कर लिए y एक्सिस, ये हमारे पास था x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये जो दोनों लाइट है वो x एक्सिस के और ट्रैवल कर रहा है, x एक्सिस के और ट्रैवल कर रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे अगर ये वॉल अगर कंसीडर करें तो पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा हमारे पास ये z एक्सिस है, उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड,
तो यहां से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसमें दो टाइप्स के वेव होंगे, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैग्नेट, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 का। और ये सबसे बेहतर तरीका होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए, और इसी वजह से आप बात कर पाते हो या इंटरनेट यूज करते हो। लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, एक्सरे आप मशीन जो यूज, एक्सरे जो हड्डी को ऐसा उसका पिक्चर लेने के लिए जो यूज किया जाता है वही है। खाना गर्म करने के लिए जो माइक्रोवेव यूज किया जाता है वो सेम चीज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? अ वेव विच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other. A wave which have electric field and magnetic field electric field and magnetic field perpendicular to each other are known as electromagnetic wave. Electromagnetic wave are used to transmit energy it can travel with the speed of light. थोड़ा सा देखना यहाँ पे, उसके बाद लिखना। देखो यहाँ से हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारे पास हायर एनर्जी का जो लाइट होता है उसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। उससे हायर वाला भी एक और होता है, स्पेस में मिलता है, उसको बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होता है, मगर वो हम लोग इंटैक्ट नहीं होते हैं तो उसके बाद नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास आएगा गामा रेडिएशन, सॉरी एक्सरे। ये छोटा देखो, हमारे पास जो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उससे जो एनर्जी निकलता है वो हमारे पास गामा रेडिएशन होगा, ये सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक। उसके बाद जो एक्सरे में यूज करते हैं वो हमारे पास एक्सरे। दूसरा, उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट। सनस्क्रीन यूज करते हैं, सनस्क्रीन इसी लाइट से आपको बचाता है। अगर ये लाइट अगर हमारे पास डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर, अगर हमारे पास ओजोन की लेयर से रिफ्लेक्ट ना करेगा तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। उसके बाद इतना सा ही रेंज, ये जो रेंज होता है अगर वेवलेंथ के बेसिस पे बोलेंगे ये फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 480, यहाँ पे 780, ये रेंज कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 400, ये हमारे पास 500, सॉरी 800 इस तरह से याद करना। नैनोमीटर, ये नैनोमीटर, कहीं पे ये लिखा होता है 450 नैनोमीटर और कहीं पे हमारे पास 850 नैनोमीटर। तो एक रेंज होता है। जैसे अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर जैसे धीरे धीरे धुंधला होता है, जो लोग चश्मा पहनते हैं वो थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि उनको सब कुछ दिखता है मगर क्लियर पिक्चर नहीं दिखता। सेम चीज होता है हमारे पास। ऐसा कोई जरूरी हमारे पास बाउंड्री नहीं है कि जहां पे हमारे पास लाइट का जो रेंज है, विजिबल लाइट का रेंज जो आप देख पाते हो वो हमारे पास 380 से लेकर 780 तक हो। वो इसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा, तो एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। उसके बाद हमारे पास इससे लोअर लाइट जो लोअर एनर्जी का होता है वो होता है इंफ्रारेड।
जो आप लेजर वाला यूज करते हो ना, वो हो गया इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद हमारे पास सबसे लीस्ट एनर्जेटिक जो होता है वो रेडियो वेव होता है, जो ट्रांसमिट करने के लिए या तो आप डाटा इंटरनेट यूज करने के लिए यूज करते हो या जब बात कर रहे हो तो उस समय। मगर ये जो एनर्जी, ये जो एनर्जी निकलता है वो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता। ये जो एनर्जी निकलेगा, जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे बहुत बहुत बार अफवाह चलता है ना कि जहां पे टावर है वहां पे लोगों को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक अफवाह है, मिथ है। ऐसा अभी तक कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। जैसे एक मूवी भी आया था रोबोट 2, उसमें क्या बोला था कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है या ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, उससे कारण जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का हमारे पास ऐसे उसका कम्युनिकेशन या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, माइग्रेशन के करते या मर रहे हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो कुछ भी विपद दिखाया जाए, आप आंख बंद करके मत विश्वास कर लीजिए, चेक कीजिए। ऐसा कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है। हाँ, ये जो अगर हमारे पास रेडियो वेव है, वो एक वेव को दूसरे वेव से ट्रांसफर, कभी कभी हमारे पास इंटरफेयर करने लगती है। अगर शुरू में हो गए तो एक आपको बताता हूँ, सीधा सिंपली प्लेन में ट्रैवल किया, प्लेन में आप जब ट्रैवल किए हो तो आपको सीधा अनाउंसमेंट आता है कि मोबाइल फोन का या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या एयरप्लेन मोड ऑन कर दीजिए, क्योंकि उसको ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, मोबाइल्स पे तुम्हारे पास जाएगा। और वही सिग्नल, उसी टाइप का जो सिग्नल है वो ऐसो पायलट भी यूज कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोनों का वेव अगर मैच कर जाए, या फिर ऐसे वो एक फिक्स है ना, वो मूविंग बॉडी है, तो उसमें जो हमारे पास ट्रांसमिट करने के लिए जो वेव्स होता है वो कहीं कॉन्साइड ना कर जाए, तो उससे कम्युनिकेशन में हमारे पास प्रॉब्लम आता है। दो वेव इंटरेक्ट करती है, जैसे यहां से समझना, ये तुम्हारे फिजिक्स का पार्ट है। जैसे देखो, एक वेव, दो वेव, अगर एक वेव जा रहा है, दूसरा वेव है, दो टाइप का इंटरेक्शन होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। जैसे अगर ये माइक है, अगर मैं स्पीकर ऑन कर दूंगा तो एक साउंड जाएगा, मैं यहां आराम से बोल रहा हूं, स्पीकर थोड़ा सा लाउडली क्रिएट करेगा। तो हमने एक यहां से वेव ट्रांसमिट किया, वहां पे एक बड़ा सा मशीन दिख रहा है, उसको बोलते हैं एम्पलीफायर। वो जितना हम बोल रहे हैं उसी के बेसिस में एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, जो उसी पर ओवरलैप कर जाएगा और उसकी एनर्जी बढ़ा देगा। दूसरा आपने सुना होगा नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन, सुना? जब आप हेडफोन वो इंसर्ट करते हो, नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट करते हो, तो जो बात आपको, जो अभी सराउंडिंग का साउंड होगा वो एक वेव के थ्रू आपके कान तक अप्रोच करेगा। अब फिर आपका जो डिवाइस है वो वैसा ही वेव एक और वेव जनरेट करेगा, जो दोनों वेव को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो वेव का दो इंटरेक्शन, दो प्रॉपर्टी होता है, एक हमारे पास इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। जैसे पार्टिकल्स का नेचर क्या है, कोलाइड्स करेगा, आएगा तो कोलाइड्स करेगा, सिंपल सा। मगर वेव कोलाइड्स नहीं करता। वेव या तो हमारे पास इंटरफेरेंस शो करेगा, पोलराइजेशन शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा। जैसे आपने दो चीज पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। लाइट पढ़ा है ना, मिरर में अगर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड होता है। तो लाइट भी क्या, एक वेव ही तो है। वो वेव, आप पार्टिकल्स को अगर भेजोगे तो जिस एंगल से वो गिरा उसी एंगल से वो बाउंस बैक थोड़ी करेगा, ये पार्टिकल नेचर हो गया। वेव जिस एंगल से फॉल डाउन करेगा उसी एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। दूसरा, लाइट जब हमारे पास किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में गिराता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये लाइट की प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। लाइट और वेव दोनों अलग अलग चीज नहीं है, ये याद समझ लेना। दूसरा, हमारे पास इंटरफेरेंस, दो वेव टकराएंगे और वो एक नया वेव जनरेट करेंगे, या तो उससे लोअर एनर्जी का या उससे ज्यादा एनर्जी का। मगर पार्टिकल जब टकराएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो वहां पे भी अलग अलग फिजिक्स हमारे पास अप्लाई होगा। अच्छा, यहां तक हो गया, लिख लो ये। और ये याद रखना कि ये फिक्स बाउंड्री नहीं होता, तो आप ये याद रखना 400 से 800, ये ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इनका रेंज कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ब्लू रेक जो या यूवी प्रोटेक्शन पढ़ते हो, इसी लाइट को हायर एनर्जी से प्रिवेंट करने के लिए पहनते हो। वो सिंपली क्या होगा कि अगर वो लाइट फॉल डाउन करेगा तो आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। क्या? विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या चीज?
हाँ, सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी, देखो सीधा सिंपली जो आपके बॉडी में जितना ज्यादा इंटर करे उतना ज्यादा हार्मफुल। वो क्या करता है कि देखो अलग अलग हमारे पास बॉडी में सेल है, पेंट्रेट करके उसका फंक्शन को डैमेज कर देगा। जैसे आपने सुना ना कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट में जहां पे कैंसर होता है वहां पे रेडिएशन को अलाउ करते हैं ताकि उस कैंसरस सेल को डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो हाईली एनर्जेटिक होता है। अब अगर तुम्हारे पास अगर जितना ज्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास सेल डैमेज होगा। मान के चलो ये बिल्डिंग है, अगर रेडिएशन अगर फॉल डाउन होगा तो बिल्डिंग का जो वॉल है ना वो कमजोर हो जाएगा और वो कोलैप्स कर सकता है। सेम तुम्हारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी उसी पर फंक्शन करता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास एक्सरे अगर कभी करवाए होगे तो जब जो भी हमारे पास लैब टेक्नीशियन होता है वो अपने आगे एक सील लगाता है, एक मोटा सा लेयर होता है, जनरली चमड़े का रहता है या वुड का रहेगा, तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो डिपेंड करता है कि तुम कितना एक्सपोज करे हो, और हर रेडिएशन हार्मफुल नहीं था। सनलाइट भी तो एक हमारे पास रेडिएशन ही तो है। आप कितना आपके शरीर में फॉल डाउन कर रहा है। हमारे पास ही एक थे भाभा एटॉमिक रिसर्च के साइंटिस्ट आए थे और बार्क के रिसर्च साइंटिस्ट आए थे। बार्क और एक और कौन सा था, एक और साइंटिस्ट हमारे कैंपस में इंटर्नशिप चल रहा था, समर इंटर्नशिप। उसमें हमें बताया गया था कि हर लाइट को या हर रेडिएशन हार्मफुल नहीं होता। आप ये एसी में बैठे हो, रेडिएशन से फॉलो कर रहे हो, लाइट जल रहा है, रेडिएशन के नीचे हो आप कितना आप डेली कंज्यूम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हो गया ये? नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो तरीके का होगा, एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन और दूसरा इमिशन। देखो यहां से आपने सनलाइट पे 7 कलर में अरेंज किया है प्रिज्म से, 6 क्लास में था कि व्हाइट लाइट अगर पास करेंगे तुम्हारे हो सकता है 10th में हमने जो पहले पढ़ा था 6 में हमने पढ़ा था, जहां पे भी हो कोविड बैच। देखो हमारे पास इतना तो पता है कि अगर हमारे पास प्रिज्म है और व्हाइट लाइट अगर पास करेंगे तो 7 कलर में क्या हो गया, डिवाइड, सेपरेट हो गया। अब वो जो सेपरेट होता है वो एक्चुअली अपने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से होता है। सबसे हमारे पास कौन, वायलेट, और सबसे लीस्ट जो सबसे ज्यादा हमारे पास हुआ है वो रेड। अब वहां से देखो वो रेड का जो हमारे पास स्पीड होता है या फिर हमारे पास बोल सकते हैं वेवलेंथ या एनर्जी, रेड का एनर्जी सबसे कम होता है और हमारे पास जो ब्लू लाइट या वायलेट लाइट है उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। वेवलेंथ हमारे पास रेड का ज्यादा होगा। आगे पढ़ेंगे एनर्जी का रिलेशन। अब यहां से देखो अगर कोई भी लाइट है, अगर या कोई भी हमारे पास है, उसको अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम या उसके वेवलेंथ के हिसाब से या उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर अरेंज कर रहे हैं तो वही क्या कहलाता, स्पेक्ट्रम। क्लियर? जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर है हमारे पास, सातों वो क्या कर रहे हैं, अरेंज ही तो किए हैं, अब वही क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। तो कोई भी लाइट हो, अब हमारे पास अभी हमने देखा कि सिर्फ हमारे पास विजिबल सिर्फ ये हमारे पास लाइट नहीं होता, बहुत सारे लाइट हैं। अगर हमने अगर हमारे पास उसके फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर देंगे तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम दो तरीके से बन सकता है, एक हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है इमिशन। समझना यहां से, एक हॉट सोर्स लिया हमने, यहां से सोर्स लिया, अब ये एनर्जी देगा। अब एनर्जी को हमने यहां से मान के चलो कि यहां पे प्रिज्म लगा दिया, ये स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ। दूसरा अब हमारे पास समझना, ये लाइट हमने लिया, अब हमने कोई सैंपल लिया होगा जैसे गैस कंसीडर किया, तो ये गैस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां पे ये क्या था, कंप्लीट स्पेक्ट्रम। अगर मान के चलो कि अगर कोई लाइट लिए, जैसे देखो सिंपली अगर हमारे पास रेड, अगर हमारे पास व्हाइट लाइट में रेड देखोगे तो रेड दिखेगा, मगर अगर रेड लाइट में अगर हमारे पास कोई दूसरा अगर ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो रेड दिखेगा। हमारे पास कौन से कलर में किसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो जैसे देखो अगर हमारे पास ये जैसे ये तुम्हें ब्लू दिख रहा है, एक्चुअली में ब्लू नहीं होता,
एक कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी होता है कि जो आप देखते हो वो एक्चुअली में ऑब्जर्व नहीं होता, उसके करस्पॉन्डिंग कलर्स दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स ग्रीन है, एक्चुअल में देखोगे तो वो रेड होता है, जो रेड होगा वो ग्रीन दिखेगा, जो ग्रीन होता है वो रेड दिखता है। इस चीज को अभी सब तुम्हारे इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है, तुम्हारे पास 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी फिलहाल यहां से समझना। जैसे देखो अगर हमने व्हाइट लाइट ली है, प्रिज्म से पास करेंगे एक स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इसको हमने किसी सैंपल से पास किया, सैंपल से पास करेंगे तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगा उसका तो स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। ये हमारे पास जो ब्लैक लाइट दिख रहा है वो एब्जॉर्ब हो चुका, जो कलरफुल दिख रहा है वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दिखेगा। तो ये अब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास बन रहा है, ये जो लाइट भेजे वो गैस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारे पास क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा देखो, अगर हमारे पास ये हमने लाइट दिया, एनर्जी नहीं दे रहे, अगर एनर्जी दिए गैस को तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, एक्साइट होंगे तो एक्साइट होके वापस आएंगे। अगर किसी का भी एनर्जी हो, कोई भी एटम्स हो, अगर हम बॉल लिए, बॉल्स को आप एक एनर्जी के साथ फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम एनर्जी तक आएगा, फिर वो क्या होगा, वापस लौटेगा। सेम चीज होता है कि अगर हमारे पास मान के चलो ये दो एनर्जी स्टेट है, हमारे पास एनर्जी स्टेट हमारे पास 1 और ये हमारे पास एनर्जी स्टेट 2, तो अगर हमने यहां से कोई पार्टिकल यहां तक भेजा तो जब ये अपने आप को ग्राउंड स्टेट में भेजेगा तो ये फिर से एनर्जी वापस रिलीज करेगा। इस चीज को समझ सकते हो। आपके अगर देखो किसी के रूम में अगर कोई स्टिकर या फिर हमारे पास अगर बिजली लाइट जाएगा तो ये देख सकते हो कि ये हमारे पास साइन करता है। तो ये क्या हुआ कि जब ये लाइट हुआ, लाइट अगर जिस पे फॉल कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट में गया। जैसे लाइट गया ये क्या हुआ, इसके पार्टिकल नीचे आए। अब जैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी साथ में लेके आएगा, तब ये बाद में क्या करेगा, साइन करेगा, ग्लो करेगा। यहां से वैसे समझना, ये गैस को हमने लाइट दिया, अगर डायरेक्ट इसके साथ हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रा हम देखना चाह रहे हैं तो जो अब्जॉर्ब होगा वो नहीं दिखेगा। अब यहां से देखो, ये जो गैस एब्जॉर्ब हुआ वो एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक टाइम तक एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम इसको सप्लाई काट देंगे तो ये एनर्जी क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज करना स्टार्ट करेगा, और एनर्जी रिलीज करने के बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा वही क्या हमारे पास, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इस चीज को समझना, जैसे हमने 7 कलर लिया, व्हाइट कलर लिया, व्हाइट कलर प्रिज्म में पास करेंगे, 7 कलर में हमारे पास स्प्लिट हो गया। अब दूसरा देखना, अब हमने क्या लिया, एक कपड़ा लिया जिसका कुछ भी कलर होगा, कुछ भी कलर होगा, ये हमारे पास क्या क्या है कि कुछ लाइट ये अब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे 7 कलर में अगर मान के चलते हैं ग्रीन ब्लू हमारे पास अब्जॉर्ब हो गया, तो ग्रीन ब्लू का रेंज में हमारे पास क्या दिखेगा, ब्लैक, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो तो आया नहीं, जो नहीं आएगा उसके लिए ब्लैक दिखेगा, और जो क्रॉस कर गया, जो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, वो हमारे पास ब्राइट रीजन दिखेगा। तो ये जो ब्लैक ब्लैक का स्पॉट दिख रहा है वो एक्चुअली में अब्जॉर्ब हो चुका है, और हमारे पास जो ब्राइट रीजन है वो ऑब्जॉर्व नहीं हुआ। अब देखो यहां से जो यहां पे ऑब्जॉर्व हो चुका होगा वो तो अभी यहीं पे था, अगर हम एनर्जी घटा दे, अगर हम एनर्जी का सोर्स बंद कर दें, जब वो वापस लौटेगा तो जो ऑब्जॉर्व किया था वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जॉर्व हुआ वही यहाँ पे रिलीज पे दिख रहा है। जैसे अगर हम मान रहे थे कि यहाँ पे ब्लू और ग्रीन ऑब्जॉर्व हुआ तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन नहीं दिखेगा। जब हमारे पास यहाँ पे जब ये एनर्जी वापस आएगा तो यहाँ पे हमें ब्लू और ग्रीन देखने को मिलेगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो अगर हमारे पास लाइट लिए, जैसे अगर ये सोर्स लिए व्हाइट लाइट, अब अगर हमारे पास यहाँ से प्रिज्म लगा देंगे तो 7 कलर में हमारे पास सेपरेट। अब यहाँ से अगर हमने कुछ फिल्टर लगा दिया, वो लाइट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। कोई जिस कलर का फिल्टर लगा देंगे वो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो कलर अगर उसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो वो कलर नहीं दिखेगा। मगर अगर वही सैंपल हमारे पास एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा तो बाद में अगर हमारे पास उससे जो स्पेक्ट्रा निकलेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकता, उसको वापस लोअर एनर्जी में आना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमने बॉल को बोला कि बॉल को जितना भी स्पीड से फेंको वो एक टाइम के बाद क्या होगा, रिटर्न बैक होगा। जब तक उसमें एनर्जी था तब तक हायर एनर्जी में, उसके बाद क्या होगा, वो लोअर एनर्जी में आएगा। तो जब तक हम उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे थे तब तक ये हायर एनर्जी में था, एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिए तो वो क्या करेगा, एनर्जी जो अब्सॉर्ब किया था वो लूज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर गर्म है लोहा लिए, लोहा को गर्म कर रहे हैं
तो जब तक उसको एनर्जी दे रहे तब तक वो एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। जब कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो हीट क्या करने लगेगा, रेडिएट करने लगेगा। उसी सेम जैसा हम लोग लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, रेडिएट करेगा तो जो एब्जॉर्ब किया था वही तो रेडिएट करेगा। तो हमारे पास स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन light is arranged according to wavelength or frequency is known as a spectrum. Formation of rainbow और क्या लिख सकते थे, रेनबो के अच्छा जगह से दूसरा चीज लिख दे, लाइट separated by prism is also known as a spectrum. इसमें हमने हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बोला, जिसकी एनर्जी हाई होगी वो क्या करेगा, जंप करेगा लोअर एनर्जी में। लोअर एनर्जी को एक और टर्म्स बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो लोअर, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जंप करेगा तो उस केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसको बोलेंगे इमिशन। छोड़ो, when excited state, when the spectrum form by emission higher to lower energy. The spectrum formed by the emission is known as emission spectra. और एक और आएगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसका एक रेफरेंस देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। आप क्रिस का लास्ट मूवी कौन सा आया था, जो भी 4-3 जो भी आया होगा, उसमें उसका लास्ट में उसके फादर मर जाते हैं। तो एक अगर उसने एक पेन से जो लाइट का सोर्स बनाया था उसके बीच में वो फिल्टर बने थे, फिल्टर ही क्या है, एब्जॉर्प्शन। हमारे पास वो क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो हमारे पास सिग्निफिकेंट था वो क्रॉस हो गया। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो, जैसे आप सन ग्लासेस यूज करते हो, सन ग्लासेस अगर यूज करते हो तो हमारे पास लाइट जो आता है वो हाई इंटेंस आता है।
अब उसको क्या करते हैं, इसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या कर रहा है, ये लाइट जनरली अगर वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, मगर अगर हम अगर उसी जैसा अगर फेनोमेना होगा तो जो ऑब्जॉर्व कर लिया उसके बाद जो हमारे पास रेडिएशन बनेगा या स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, वही हमारे पास क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होना चाहिए, और इमिशन क्या होगा कि कोई हायर एनर्जी में होगा और वो इमिट करेगा, उसको पहले हायर में भेजेंगे, उसके बाद वो इमिट करेगा, और उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। अच्छा, यहां पे हमने लिखा ही नहीं है, इमिशन ही है, चलो यहीं पे लिख लेना था। सेकेंड हमारे पास एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। A spectrum formed by absorption of sample is known as कैथोड रे। आपको बताया था उसमें, याद करो कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते तो क्या होता था, हाइड्रोजन पार्टिकल्स ब्रेक कर जाता था पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसके बाद हमारे पास क्या होता, वो ट्रैवल करता था तो हमें लाइट दिखता था। सेम चीज है कि हमने एनर्जी देकर उसको एक्साइट करवाया और उसके बाद हमारे पास वो फॉर्म हो रहा है, तो वो कुछ नहीं है, हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा है। क्योंकि जब हम लाइट एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद वो हमारे पास एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रा। और कोई हमारे पास अब्जॉर्ब कुछ भी रहेगा, एक लाइट सोर्स रहेगा, उसमें कुछ हमारे पास सैंपल एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उसके बाद जो हमारे पास स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका डे टू डे लाइफ में हमारे पास कोई यूज, हाँ, हड्डी वाले का समझ सकते हो। जब हम बोन्स का हमारे पास इमेजिंग करते हैं तो एक्सरे हमने भेजा, कुछ रीजन ब्राइट होता है, कुछ रीजन ब्लैक होता है, जो लाइट पास कर जाता है वो ब्लैक बनता है, और जहां पे एब्जॉर्ब हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, व्हाइट दिखता है। वो जहां पे हड्डी होता है हमारे पास वो एब्जॉर्ब हो चुका। तो अगर हमारे पास वो इमेजिंग के जगह पे अगर हम नीचे प्रिज्म लगा दें, या फिर ऐसा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगा दे जो लाइट्स को उसको वेवलेंथ के हिसाब से स्प्लिट कर देगा, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कि हमने एक सोर्स दिया, बोन्स क्या किया, एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो हमारे पास क्या हुआ, अरे वो नीचे आ जाएगा। अब उसी को हम क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज कर देंगे, तो वो क्या बन गया हमारे पास, स्पेक्ट्रा। अब यहां से देखो, यहां पे हमारे पास दो टाइप का स्पेक्ट्रा होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रा और एक हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। जब सिंगल ट्रांजिशन होता है तो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है, और जब हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रा तब बनेगा जब हमारे पास बहुत सारा एनर्जी लेवल वैरी करेगा। ये तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। फिलहाल अभी ये देखो, 7 कलर में टूट रहा है, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम। कुछ गैस एब्जॉर्ब होने के बाद बनेगा एब्जॉर्प्शन। अगर वो गैस फिर से एनर्जी, अगर हमारे पास हायर एनर्जी में चला गया और लोअर एनर्जी में आएगा, तो उस समय जो स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा वही हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। पहला देखो, ये सबसे पहली बार स्पेक्ट्रम दो ही टाइप का देखना है, एक हमारे पास या तो एब्जॉर्प्शन के बाद बने या तो इमिशन के अलावा। उसके लिए लाइन और ब्रॉड स्पेक्ट्रा कौन से, अरे ये नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल लाइट स्पेक्ट्रम है, नॉर्मल ऊपर वाला, ये व्हाइट लाइट को हमारे पास स्प्लिट हो गया वो। अब व्हाइट लाइट को जब पास किया किसी सैंपल में, तो सैंपल जो एब्जॉर्ब करने के बाद, जैसे हमने बोल रहे हैं ग्रीन और ब्लू अगर एब्जॉर्ब हो गया तो ग्रीन और ब्लू ब्लैक दिखेगा, तो वो क्या हो गया, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब हुआ अगर वो बाद में एनर्जी रिलीज करेगा, उससे के कारण जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो हो गया इमिशन। अब यहां से समझना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। हमारे पास ये सबसे पहला क्वांटम थ्योरी था जिसमें हमारे पास क्वांटम का जिक्र किया गया। क्वांटम का मतलब थोड़ा सा समझना, क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड।
जैसे अगर हमारे पास क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में अगर हमारे पास बोल रहे हैं कि अगर 1.2 ओवर हुआ है तो मतलब हमारे पास वो सीधा सिंपल की एक ओवर हो चुका है, 2 बॉल हो चुका है। क्या 2.5 बॉल हो सकता है? 2.5 हो सकता है, सॉरी 2.5 बोल रहे, जैसे अगर हमारे पास 1.5 बोले या फिर 1 पॉइंट कितना बोल रहे थे 2, तो 1 ओवर 2 बॉल हो चुका। क्या हमारे पास 1.25 हो सकता है? अब दूसरा एग्जांपल देखना, देखो यहां से सीढ़ी है, अगर ये स्लोप है, ये कंटिन्यूअस है, या तो आप पहली सीढ़ी में हो सकते हो या दूसरी में या तीसरे में, ऐसा नहीं हो सकता पहली और दूसरी में हो। बात समझ में आ रहा है? या तो हम ऊपर हैं या तो नीचे। ट्रांजिशन अगर होगा तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। ऐसा ना बोलना एक पैर सर ऊपर रख लीजिए एक पैर नीचे, ये केस नहीं है, ये ट्रांजिशन का फेज है। या तो हम ऊपर चाहते वक्त हुए होंगे या तो नीचे, हम एक ही स्टेट में रह सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। ये क्या है? एक फिक्स है, बीच में ड्यूरेशन कुछ नहीं है। जब हमारे पास अभी जैसे अगर हमारे पास एक जगह पे अगर यहाँ पे मान के चलो कि अगर फायर अगर आग लगा हुआ है, ठंडी की दिन है, हमने आग लगाया है, तो यहाँ पे सबको हीट मिलेगा। तो पहले क्या मानना था कि जो हीट होता है वो कंटिन्यूअस ट्रैवल करता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको गर्मी जो होता है वो कुछ देर के बाद गर्मी लिया फिर ठंडा हुआ, फिर गर्मी लगा फिर ठंडा हुआ, ऐसा तो होता नहीं है। लाइट अगर हमारे पास है या कोई आग जल रहा है तो कंटिन्यूअस सप्लाई करता था। तो यही सिंपल थ्योरी वो यूज करते थे कि एनर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मगर प्लैंक्स ने क्या बोला था कि एनर्जी कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है। उसका कहना था कि अगर आग जल रहा है तो एक तुम्हारे पास छोटे छोटे पैकेट डिसकंटिन्यूअस, जैसे अगर हमारे पास यहां पे आग जल रहा है, अगर यहां पे आग जल रहा है और यहां पे अगर तुम खड़े हो, तो क्लासिकल फिजिक्स का कहने का मतलब क्या था कि यहां से एनर्जी तुम्हारे पास डायरेक्ट पहुंचेगा। और क्वांटम फिजिक्स का कहने का था कि ये जो लाइट्स है वो छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे पास स्ट्राइक करेगा। ये क्वांटम का कहना था। और ये जब सबसे पहले बात बोला गया था तो ये झुठला गया था कि क्या फालतू का बात बोल रहा था, क्योंकि रीजन क्या माना जाता था कि जितनी भी डिस्कवरी हो गई है, वो जितने भी डिस्कवरी हो गया था न्यूटन और आइंस्टीन में, तो न्यूटन के मोस्टली समय या फिर आइंस्टीन के इनिशियली डेज में या फिर मिडवे डे 30s में, जब आइंस्टीन 30 का होगा उसके आसपास, तो उस समय माना जाता था कि जितनी भी फिजिक्स में डिस्कवरी होनी थी वो एक्चुअली में हो चुकी है। तो इसने जो बोला क्वांटम फिजिक्स का जो फॉर्मूला दिया या क्वांटम फिजिक्स के बारे में जो बोल रहा था वो पूरा झूठा लग रहा था, वो कहीं पे अप्लाई ही नहीं होता था। जब हम एक अगर आग जला रहे हैं तो उससे जो एनर्जी आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास वो कॉलिजन होगा, ऐसा कभी नहीं दिखता। और ऐसा कभी नहीं दिखता तो जब पहली बार क्वांटम ने दिया था तो उसको धुतकार दिया गया था, मगर बाद में फिर ऐसा उसने बहुत सारे प्रूफ दिखाया और उसके बाद माना गया कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। और ये जो छोटा छोटा जो हमारे पास पैकेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। और अगर ये विजिबल लाइट है तो इसी चीज को एक और नाम बोलते हैं फोटोन्स। तो एनर्जी जो होता है वो हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, उस छोटे छोटे पैकेट्स को या तो क्वांटा बोलेंगे, अगर विजिबल लाइट हो तो फोटोन्स बोलते हैं, उसमें हमारे पास ट्रैवल करता है। और क्वांटाइजेशन मतलब एनर्जी फिक्स होगा, ये जो छोटा सा पैकेट आ रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होगी। इसी चीज को ये सैंपल ये हमारे पास दो चीज बनाया गया था। जैसे देखो एनर्जी कंटिन्यूअस, ये स्लोप है तो एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। हमारे पास प्लैंक के हिसाब से क्या था कि एनर्जी फिक्स होगा, या तो आप पहली सीढ़ी में हो या दूसरी या तीसरी या चौथी। ये हमारे पास ऐसा नहीं होगी वो कंटिन्यूअस के नाम माइनर में आप बढ़ोगे। तो उसने बोला कि सीधा सिंपली, और यहां से हमारे पास क्वांटम फिजिक्स का जन्म होता है। और जैसे ये क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला आया तो सीधा सिंपली हमारे पास कौन सा रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और इसी चीज का जब डिस्कवरी इसका जब प्लैंक्स ने दे दिया था तो प्लैंक्स ने बोला कि एक परफेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये क्वांटम फिजिक्स से उसे उन्होंने उठाया, और ये क्वांटम फिजिक्स से उठाया तो ये बात सही था।
मगर और जो जितनी बातें उसने उठाया था वो सारी की सारी बातें गलत था। तो प्लैंक्स के हिसाब से क्या है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगा। कंटिन्यूअस जो होता था वो मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल के हिसाब से एनर्जी कंटिन्यूअस है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, प्लैंक्स के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी के क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस तो छोटे छोटे पैकेट्स में हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहां से कभी भी हमें जो ऑब्जर्व होता है वो हमारे पास वो डिसकंटिन्यूअस वाला फील नहीं होता। रीजन क्या है समझना, ये विंग्स है, ये पंखा है, अगर ये हमारे पास ये रुक जाएगा तो विंग्स हम काउंट कर सकते हैं, मगर जब ये पंखा घूम रहा है क्या इसके विंग्स काउंट कर पाएंगे? वो दिखेगा हमें कंटिन्यूअस मैनर में। तो जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल जो आ रहे थे वो लाइट की स्पीड से आते हैं, और लाइट की स्पीड से अगर आएंगे तो कभी भी हमारे पास वो गैप एनालाइज करने के लिए कभी भी टाइम हमारे पास उतना, हम लोग उतना इफेक्टिव है ही नहीं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें नजर ही नहीं आता, या उसके बेसिस पे हमें दिखता ही नहीं है। According to Planck's, energy is discontinuous. दूसरा, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब समझना फिक्स्ड। एनर्जी जो होगा वो फिक्स होगा, और एनर्जी हमारे पास जो एग्जिस्ट करेगा वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है। पैकेट्स में जब आ गया तो सेपरेट बॉन्ड ही हो गया। जैसे एक बिस्किट, दूसरा पैकेट, अगर हमारे पास एक डब्बा है बिस्किट का तो इसमें अगर हमारे पास अलग अलग पैकेट तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। सेम चीज, तो हमारे पास एनर्जी ऑफ एनी electromagnetic radiation are exist in small packets which is known as quanta or photons। energy of one quanta or photon is directly proportional to frequency of electromagnetic radiation। अगर हमारे पास एनर्जी छोटे छोटे क्वांटा में एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारे पास डिपेंड करेगा कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम 1 क्वांटा की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो कितना हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो यहां से लिखते हैं एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हमारे पास आता है एच, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, वेयर एच is Planck constant। हमारा क्लास कितने बजे तक था? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।